अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में जन्नात से मुतल्लिक एक पुरअसरार कहानी। अब बस भी कर दे कोमल आपी, कितना उपटन मलेंगी, मैं बैठे बैठे थक गई हूँ। अरे बाकी लड़कियाँ कितने जतन करती हैं अपनी शादी पर अच्छा दिखने के लिए, और एक तुम हो जिसे उपटन मेहंदी से उलझन होती है। उपटन साफ करते हुए कोमल आपी ने खफगी से राबिया को देखा, जिसकी नाना ने उन्हें अच्छा खासा जिज कर दिया था। राबिया की शादी करीब ही थी और वो मायों बैठी हुई थी। रोज़ रात को कोमल आपी उसे उपटन मला करती थी। रात के 3 बज गए हैं कोमल आपी, यूं जागते रहने से आंखों में हल्के पड़ गए तो मैं फिर बारात वाले दिन चुड़ैल लगूंगी, दुल्हन नहीं। राबिया के पास भी फौरन जवाब हाजिर था। अच्छा चलो अब सो जाओ, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ दे देना, खुद अकेली बाहर कहीं ना जाना। मायों बैठी दुल्हन को बहुत एहतियात करनी चाहिए। सब कुछ समेट कर राबिया को हदायत देती कोमल आपी वहीं कमरे में मौजूद दूसरे बिस्तर पर सोने के लिए लेट गई। दिन भर की थकन का असर था, लेटते ही उनकी आंख लग गई। लगता है आपी सो गई। राबिया ने अपना साइलेंट पर लगा फ़ोन उठाया, जिस पर मुसलसल अहमद की कॉल्स आ रही थीं। सो गई आपी क्या? दूसरी तरफ से सवाल हुआ। हाँ सो गई हैं, और अब आप मुझे भी सोने दें, आपसे तो एक दिन का सब्र नहीं हो रहा। राबिया ने खफगी से अपने होने वाले दूल्हे से कहा। फिर दोनों की ना ख़त्म होने वाली बातें शुरू हो गई थीं, जब किसी बात पर हंसते हुए अचानक राबिया को फंदा लगा। अरे पानी पी लो, अहमद ने फिक्रमंद होते कहा। राबिया ने खांसते हुए साइड पर रखा जग देखा जो खाली था। कोमल आपी शायद उसे भरना भूल गई थी। अहमद को बताकर उसने मोबाइल साइड पर रखा और कोमल की नींद के ख्याल से खुद ही जग भरने कमरे से बाहर निकल आई। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। सभी अपने अपने कमरों में मौजूद नींद के मज़े लूट रहे थे। राहदारी से गुजरते हुए उसने सहन में नज़र दौड़ाई, जहाँ लगा नारियल का दरख्त अंधेरे में डूबा हुआ था। तेज़ हवा से हिलते पत्तों की आवाज़ से अचानक ही उसे खौफ आने लगा। उसके चलने की रफ्तार में खुद ब खुद तेज़ी आ गई। किचन में पहुंचकर उसने सुख का सांस लिया। खौफ के ज़ेरे असर उसे खांसी भी भूल गई थी। 2 गिलास भरकर पानी पीने के बाद जग उठाया कि अचानक ज़ोरदार आवाज़ के साथ किचन का दरवाज़ा बंद हुआ। वहीं जग हाथ से छूटकर ज़मीन बोस हुआ और एक फलक शगाफ चीख उसके हलक से निकलकर कमरे में गूंज उठी। अम्मी, अबू, राबिया घर पर नहीं है। सुबह कोमल चीखती चिल्लाती कमरे में आई, जहां अम्मी आंसू बहा रही थीं। वहीं बाप भाई गुस्से में खड़े माहौल और गरमा रहे थे। मैं तो कहती थी ना शबीर, ये लड़की ज़रूर कोई गुल खिलाएगी। परेशान माहौल में भी भाभी ने जलती पर तेल डालना ज़रूरी समझा था। अम्मी के रोने में मज़ीद रवानी आ गई। जाग कर ढूंढो इसे शबीर, देखो हमारे मुंह पर कालक मलकर कहाँ गई है। सलीम साहब का गुस्से से बुरा हाल था। वो सोच रहे थे कि आखिर कहाँ कमी रह गई कि उनकी छोटी बेटी शादी से एक दिन पहले घर से यूं गायब हो गई। आलिया बेगम और सलीम साहब के 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा शबीर, उससे छोटी कोमल और फिर दोनों से छोटी राबिया। शबीर और कोमल शादीशुदा थे, जबकि राबिया का निकाह कल खाला के बेटे अहमद से होना था, जिसके बाद वो रुखसत होकर अपने ससुराल चली जाती। मगर अब राबिया घर से गायब थी। आलिया बेगम को अब सब कुछ ख़त्म होता दिखाई दे रहा था। उनकी अकलौती बहन को खबर मिलते ही हर ताल्लुक़ ख़त्म हो जाना था। राबिया घर से गायब है, ये खबर जंगल में आग की तरह फैली थी। हर एक के मुंह में एक अलग कहानी थी। अहमद भी अपनी माँ दीबा के साथ उनके घर पहुंच चुका था और इस बात को मानने से इनकारी था कि राबिया घर से भागी है। दूसरी तरफ शबीर उसकी जिन सहेलियों को जानता था, उन सब के घर जाकर पता कर चुका था। किसी को कुछ मालूम नहीं था। सुबह से शाम होने को आई थी, पर राबिया का कुछ पता न चल सका। अहमद, कहीं तुमसे झगड़ा तो नहीं हुआ था राबिया का? कोमल ने माँ को चुप कराते हुए अहमद से सवाल किया, जो सर थामे चारपाई पर बैठा था। नारियल के दरख्त की कुछ शाखें उसके सर पर साया की हुए थीं। शबीर और सलीम साहब अब भी राबिया की तलाश में बाहर गए हुए थे और उनके इंतज़ार में वो सब दरवाजे पर नज़रें जमाए सहन में बैठे थे। मैं कह रहा हूँ ना, रात में वो मुझसे फ़ोन पर बात कर रही थी, फिर उसे खांसी उठने लगी और पानी पीने का कहकर वो किचन में चली गई। इसके बाद हमारी बात नहीं हुई।
अरे होती भी कैसे, मैडम घर से जो भाग गई थी। सोबिया भाभी ने फिर जहर में डूबा तीर छोड़ा। उन्हें तो राबिया से खुदा वास्ते का बैर था, क्योंकि शादी के बाद उनका सामना राबिया से ही हुआ था। कोमल तो उनके साथ ही रुखसत होकर अपने घर की हो चुकी थी, इसलिए अज़ल से चली आ रही ननद भावज की रवायती जंग इन दोनों के दरमियान ही रही थी, जो अब नफरत का रूप इख्तियार कर चुकी थी। बस कर जाएं भाभी, कोई घर से खाली हाथ नहीं भागता। रुपया, पैसा, जेवर, फोन सब घर में मौजूद है, यहाँ तक कि उसकी चप्पल भी किचन में पड़ी है। कोमल की बर्दाश्त भी अब जवाब दे गई थी। तो क्या कोई जिन भूत उठाकर ले गए उसे? सही कहा। नामानूस आवाज़ पर सबने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। जहाँ जहाँ राबिया हो सकती थी वो हर उस जगह जाग कर देख चुके थे, मगर कुछ पता नहीं चल रहा था। अपनी इज्जत की खातिर थाने जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करवा सकते थे, और जाकर कहते भी क्या कि बारात से एक दिन पहले दुल्हन अपने ही घर के किचन से गायब हो गई। बस अब्बू, अब घर चलते हैं, शबीर ने फुटपाथ पर चलते हुए सलीम साहब से कहा, जिनकी हालत काफ़ी गैर हो रही थी। घर जाकर क्या करूं? अपनी इज्जत का जनाजा उठता देखूं बेटा, बेबसी से कहते वो वहीं फुटपाथ पर बैठ गए। अब्बू संभालें खुद को, राबिया मिल जाएगी। वो नहीं मिलेगी, उसे जिन्नात ले गए। पास से आती आवाज़ पर दोनों ने चौंक कर सर उठाया। घनी सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद बाल, सफ़ेद ही लिबास में मलबूस, कंधों पर रुमाल डाले वो बुजुर्ग उन्हीं से मुखातिब थे। आप कौन हैं बुजुर्गो? शबीर ने हैरत से पूछा। अल्लाह का बंदा, उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। देखें, हमें परेशान मत करें, तुम्हारी बेटी की शादी है ना? शबीर की बात दरमियान में काटते हुए उन्होंने सलीम साहब से पूछा, जो असबात में सर हिलाते हुए तेज़ी से उठे। मेरी बेटी की शादी है कल, खुदा का वास्ता हमारी मदद करें। ये कहते हुए सलीम साहब ने उनके हाथ थाम लिए। इसके बाद वो तीनों घर चले आए थे और अब सबके सामने मौजूद थे। ये कौन है? मेरा नाम वली हैदर है। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी बेटी को सही सलामत जिन्नात से बाजियाब करवा सकूं। अपना तारुफ खुद करवाते हुए उन्होंने इतराफ में नज़र दौड़ाई और किचन की जानिब चल पड़े। बाकी सब भी उनके पीछे ही मौजूद थे। किचन की दहलीज पर कदम रखते ही कल रात का सारा वाकया उनकी नज़रों के सामने घूम गया। वो कमरे से निकलकर राहदारी से गुजरती किचन की जानिब जा रही थी, जब नारियल के दरख्त पर आराम करते जिन्नात फिजा में फैलती उपटन और मेहंदी की खुशबू के बायस उसकी जानिब मतवज्जा हुए थे। उनकी नज़रों का असर था कि राबिया को अपने इर्द गिर्द खौफ महसूस होने लगा। उसके कदमों में तेज़ी आ गई, जिस पर उनमें से एक जिन मुस्कुराते हुए दरख्त से उतरकर उसके पीछे चला आया। राबिया को मज़ीद खौफज़दा करने के लिए उसने ज़ोरदार आवाज़ में दरवाज़ा बंद किया, जिस पर वो चीख मारती हाथ में मौजूद जग भी ज़मीन पर गिरा चुकी थी। कौन है? मरी मरी सी आवाज़ उसके हलक से निकली कि तभी वो जिन उसके सामने हाजिर हुआ। रात गए तन्हाई में उस खौफनाक सूरत को अपने सामने देखकर वो होश से बेगाना होती बेहोश हो चुकी थी, जिसके बाद वो जिन उसे उठाकर अपने साथ लिए गायब हो गया था। इसीलिए कहते हैं कि मायों बैठी दुल्हन को अकेले कहीं नहीं जाना चाहिए, या उस दुल्हन को अपने साथ माचिस या छुरी रखनी चाहिए। अब क्या होगा? राबिया वापस आएगी या नहीं? दीबा खाला के पूछने पर सबने सवालिया नज़रों से वली हैदर साहब की तरफ देखा। मैं आज रात नारियल के दरख्त के नीचे बैठकर पढ़ाई करूँगा। अल्लाह ने चाहा तो वो इसे वापस छोड़ जाएंगे। नाउमीदी से बचाने के लिए जितना कहना ज़रूरी था उन्होंने वही कहा। मैं भी देखती हूँ कैसे वापस आती है। मुझे तो ये सब ढोंग लग रहा है, पता नहीं कहाँ से ढोंगी बाबा को उठा के ले आए हैं। अपनी इज्जत को बचाने के लिए खूब ड्रामा रचाया है। मुझे तो पहले ही शक था किसी यार के साथ ही भागी होगी। सोबिया भाभी ने दिल में सोचा और बाकी सब की तरह खुद भी रात का इंतज़ार करने लगी। तकरीबन 11 बजे वो नारियल के दरख्त के नीचे बैठे थे। एक आलिम दीन होने के साथ वो फ़ी सबीलिल्लाह लोगों का रूहानी इलाज भी किया करते थे। आज इत्तफाकन फुटपाथ पर से गुजरते उनकी नज़र बशीर और सलीम साहब पर पड़ी थी। सड़क पर सलीम साहब को रोते देखकर अपने इल्म के ज़रिए उनके हमजाद से सारी मालूमात वो हासिल कर चुके थे,
جس کے بعد وہ خود ہی ان کی مدد کے لیے ان کے ساتھ گھر تک چلے آئے تھے، اور اب تنہا نیچے زمین پر بیٹھے وہ آہستہ آہستہ قرآنی آیات کا ورد کرنے میں مصروف تھے۔ اس طرف آنے سے انہوں نے سبھی گھر والوں کو منع کر دیا تھا، حتیٰ کہ جھانکنے کی اجازت بھی نہیں دی تھی، لیکن اپنی فطرت اور رابعہ کے لیے اپنی نفرت سے مجبور صوبیہ بھابی سلیم بھائی کے منع کرنے کے باوجود اپنے کمرے کی کھڑکی سے جھانکنے میں مصروف تھیں۔ ادھر آہستہ آواز میں اللہ کے کلام کو پڑھتے ولی حیدر صاحب کی آواز اب دھیرے دھیرے اونچی ہوتی جا رہی تھی کہ اچانک دیکھتے ہی دیکھتے ایک تیز روشنی درخت سے نکلی، اتنی تیز کہ کھڑکی سے جھانکتی صوبیہ بھابی کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ یہاں ان کی آنکھیں بند ہوئیں، وہیں ولی حیدر صاحب نے اپنی آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا، جہاں فرش پر مایوں بیٹھی دلہن رابعہ اوندھے منہ پڑی تھی۔ وہ جن اسے چھوڑ کر واپس جا چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ کر اسے اٹھاتے، پیچھے سے صوبیہ بھابی کے چیخنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ بشیر، او بشیر، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا ہے، دیکھو بشیر، مجھے کیا ہو گیا۔ اس واقعے نے سبھی کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دیا تھا، خاص طور پر رابعہ اور صوبیہ بھابی کی زندگی کو۔ رابعہ کی شادی احمد سے اپنے وقت پر ہوئی تھی، مگر اس واقعے نے اس کا حسن و جمال سب چھین لیا تھا۔ وہ جن اسے واپس چھوڑ تو گیا تھا، مگر جاتے جاتے اسے ایک نشانی دے گیا۔ اس کے لمبے سیاہ بال جو کمر سے نیچے جاتے تھے اب شانوں تک محدود ہو گئے تھے، اور چہرے کی رونق کہیں کھو سی گئی تھی، جبکہ صوبیہ بھابی اپنی نفرت میں جلتی اب ہمیشہ کے لیے آنکھوں سے محروم ہو چکی تھیں۔